किसी शायर ने कहा है कि ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो फासले हैं दरमियाँ, ये मामला कोई और है। अब मुझे नहीं लगता इससे आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बलराज आप समझ ही चुके होंगे। लकीरें खींच रखी हैं कुछ लोगों ने थाली में, वरना क्या फ़र्क है आपकी ईद और मेरी दिवाली में। जो ये लोग हैं जो अपने आप को कंपेयर करते हैं ईश्वर से और धर्म को धंधा बनाकर चलते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, शायद ये आपका काम है और आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन अपना काम करते वक्त इतना मत खो जाइए कि एक सच्चा मन टूट जाए। क्योंकि एक सच्चा मन टूटने का मतलब है कि 100 मंदिरों का टूटना। एक सच्चा मन अगर टूटता है ना, तो 100 मंदिर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते। ये बात याद रखना, नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें तक। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, टिप्पणी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले ये जान लो कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है, उसके दूसरे पहलू के अंदर कितनी सच्चाई। अगर मैं किसी को बुरा कहता हूँ, तो ये जानने की कोशिश करो। और ये सबक मुझे शायद पहले नहीं था, अभी आया है। जो ज़िंदगी में जी के जिस दौर से मैं गुजरा हूँ और जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, जिसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपके बिना मैं नहीं निकल पाता। और शायद मैं निकल चुका हूँ, मोस्टली 80% में बाहर आ चुका हूँ। 20% मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और वो प्यार सिर्फ ये फॉलो करना, कमेंट करना, लाइक करना नहीं। वो प्यार है कि बस आप ये सोचो कि जो सही हो उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रे करें। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर की शरण में जाते हो तो आपको किसी इंसान को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो समझ लेता है। उसके बीच में जब आप अपनी बातें रखते हो तो वहाँ गवाहों की, सबूतों की, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जानता है, वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बच्चे से, ये भी जान लेना। ईश्वर अपने बच्चों से, जिनको उसने बनाया है, उसके लिए पर्टिकुलर एक माँ बनाई है। जितना माँ अपने बच्चे से प्यार करता है, उससे 70 गुना ज़्यादा ईश्वर प्यार करता है उस बच्चे से। तो ये जान लीजिए, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, और जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और आगे जो होगा वो बेहतरीन होगा। बलराज, सिंस आपने जिक्र किया कि जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि खुदा अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा ही प्यार करता है। आपने एक वीडियो साझा किया था और एक पब्लिक अपॉलॉजी के तौर पे वो वॉइस नोट जो है आपकी, वो मेरे पास भी आई थी, मैंने सुना। मुझे भी कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी इस वक्त। लेकिन आपने माफ़ी मांगी, आपने उस चीज़ को समझा कि आपसे शायद गलती हो गई। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कैप्शन में आपने लिखा कि आप उस वक्त किसी टॉर्चर में थे या नशे में थे, या आप नहीं वो चीज़ कहना चाहते थे, फिर भी आपके मुंह से वो चीज़ निकल गई, यानी आप शर्मिंदा है उस चीज़ को लेकर। पहले ये पूरे मामले पर अब आपका क्या राय है? देखिए ज़ारा, आपका नाम ज़ारा है? ज़ारा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप मीडिया वाले हो, आपको पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, और आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यही पूछो, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आपने जो पूछा है, मैं आपका इसका जवाब स्पष्ट रूप से आज दे ही देता हूँ। इसका जवाब ये है कि मैं पहले तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहूँगा हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारे देश के संविधान को, हमारे पुलिसकर्मी जो भी हमारे लिए मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, रात दिन एक करते हैं सच्चाई को ढूंढने के लिए, उन सभी को। और जितने भी मेरे केसेस में, जो केस में जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को हेड्स ऑफ है, सैल्यूट है, क्योंकि वो अपना काम करना बाखूबी जानते हैं, ईमानदारी से करना जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है उस न्याय व्यवस्था पर, उन चीज़ों पर जो मेरे साथ हुई हैं। अब मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो क्लिप आपके पास गई है, जिसमें मैं नबी को या ईश्वर को कुछ बोल रहा हूँ, गालियाँ निकल रही हैं या कुछ निकल रहा है, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि जो एविडेंस होता है, जब हम किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं या वीडियो, ऑडियो, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ भी करते हैं, तो उसकी एक फॉरेंसिक जांच होती है। फॉरेंसिक जांच जब होती है तो उसमें ये पता चल जाता है कि ये फॉल्स एविडेंस है, एडिटिंग एविडेंस है, या फिर क्या है। कोई भी एविडेंस जब आप रिकॉर्ड करते हो, उसकी एक लेंथ बनती है। अगर वो लेंथ में आप एडिटिंग, कट पेस्ट, कट जोड़ा जोड़ी करेंगे, तो वो एडिटिंग एविडेंस यानी फॉल्स कमिटमेंट उसको अपने आप बता देता है। फॉरेंसिक से ये चीज़ें छुपती नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। फॉरेंसिक के लिए वो 1 मिनट का काम है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं इसमें घुसना भी नहीं चाहता, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं घुसना चाहता कि मेरी वजह से फिर से वो चीज़ें ना उछलें जो चीज़ें दब चुकी हैं, और मैं ये चाहता हूँ कभी उछलें भी ना। ईश्वर उनको खुश रखे, उनको आगे बढ़ाए। जिन लोगों ने मुझे ये किया, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मतलब है,
मेरा उन सभी लोगों से मतलब है जो मुझे गिराना चाहते हैं, जो मुझे उठता हुआ देखना चाहते हैं। आप अपना कर्म करते रहिए, मैं अपना कर्म करता रहूँगा और ईश्वर सब देखता है। मुझे उसकी नज़रों में अच्छा बनना, किसी इंसान की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मुझसे गलती हुई, मुझसे जो हुआ, मैं कहता हूँ वो तो ईश्वर है, वो तो सब जानता है, उसको तो सब पता है वो क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि किसी इंसान की छाया में जाके अगर इंसान के प्रति भी मेरे को शब्द नहीं मिलते, कभी कभी उलझ जाता हूँ मैं फिर से कहूँगा, अगर मैं किसी के लिए गलत कर भी देता हूँ या गलत हो भी जाता है ना मुझसे, तो मैं उसके 1000 बार भी मैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े, कदमों में पड़ना पड़े, तो मैं सोचता नहीं हूँ अगर मेरी गलती नहीं है तो ये सर धड़ से अलग ज़रूर हो सकता है, झुक नहीं सकता बलराज सिंह। जब वो चीज़ें सामने आई, क्लिप आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी कोई ऐसी वीडियो, मेरी कोई ऐसी ऑडियो क्लिप है भी, मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर भी कहूँगा कि अगर वो सामने आई तो हाँ, बलराज सिंह शुरू से लेके मेहनत करते हुए ऊपर आया है, मेहनत करते हुए हर फेज़ में उसने सिर्फ स्ट्रगल किया है, हर फेज़ में मेहनत की है। आज भी खाना मैं खुद से बना के खाता हूँ, आज भी मेरा सारा काम मैं खुद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल बस कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे देता हूँ, बाकी सारा काम, मैं खाना बनाना हो, घर की सफाई रखनी हो, कुछ भी चीज़ करनी हो, मैं खुद करता हूँ। सब जानते हैं ये बात। तो मैं जो बात है जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ वो इस बात से करना चाहता हूँ, मुझे किसी इंसान की नज़रों में अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे मेरा ईश्वर जानता है, यही काफ़ी है और यही मेरे लिए बहुत है। तो जो भैया अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, जबकि अच्छा बनना है आपको ईश्वर की नज़रों में। जब आप ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनते हो तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहती। बलराज, जब हम पहली बार मिले थे तब आपकी एंट्री होने वाली थी बिग बॉस 19 के घर में। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मज़ा आने वाला है और हमारा इंटरव्यू भी बहुत वायरल गया था उस टाइम पर। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, अब हम मिल रहे हैं, बीच में बहुत कुछ हो गया आपके साथ। बलराज, मतलब कंट्रोवर्शियल तो ठीक है, लोग सवाल पूछेंगे, मैं ही जानना चाहती हूँ क्या आप ठीक हैं अब? मैं जिस जगह से आया हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, वो इतनी नेगेटिव जगह है, मेरे दुश्मन भी वहाँ ना जाएं। 81 डेज में था जेल के अंदर और 81 डेज में एक एक दिन सालों के बराबर था मेरी ज़िंदगी का। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन स्थिति ये नहीं थी कि मैं रो दूं, लेकिन रोया नहीं, पता नहीं क्यों। मजबूत बन गया बलराज, अभी सुलझ गया है, बहुत ज़्यादा सुलझ गया है। उसको सारी पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्या है, कौन साथ है, कौन खिलाफ है, कौन क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है खिलाफ रहना, साथ रहना कुछ एक्चुअली है ही नहीं इस दुनिया में। मैं सच बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ कोई है ही नहीं एक्चुअल में, ना आपके कोई साथ है। ईश्वर ने तभी तो आपको अकेले भेजा है ना, कि आपके साथ कोई है ही नहीं। आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी है, आपको अपने आप को आगे खुद करना है। लोग जरिया बनते हैं अच्छा करने के लिए, लोग जरिया बनते हैं आपको बुरे में फंसाने के लिए, लोग जरिया बनते हैं आपको ऊंचे मुकाम पे देखने के लिए। तो अच्छा बुरा ये सिर्फ इंसानों की बनाई हुई एक ऐसी तकनीक है जिसको हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल इंसान कह सकते हैं। समझ रही मेरी बात? तो आजकल आर्टिफिशियल एआई का ज़माना नहीं है, आजकल आर्टिफिशियल इंसान, यानी इंसान आर्टिफिशियल हो चुका है। सादगी पसंद जो लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं है, ये दुनिया चलती अच्छाई से है और सादगी पसंद जो लोग होते हैं उन्हें सादगी पसंद आती है और मुझे वही मेरे लोग चाहिए। कोट पहनना, पैंट पहनना और फिर ब्लेजर पहनना, मेरा भी एक अवार्ड्स होता IIIA का, जहाँ पे अभिषेक सर हमारे दोस्त हैं, बहुत मित्र भी हैं और वो मेरे आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले भी हम साथ में। पहली बार मैंने कोट पहना, मैं इतना अनकंफर्टेबल कि मैं जो हूँ एक्चुअल में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप को सिर्फ यही देखते जा रहा हूँ कि मैं ठीक लग रहा हूँ, अरे मैं क्या करूँगा, अरे मैं क्या, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल, और जिन कपड़ों में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे शर्ट अच्छी लगती है, मुझे ये, फिर लोग उसमें ये कमेंट करते हैं कि गरीब है, ये लिच्चड़ है, ये वो है। मुझे उन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास मेरे रियल हीरोज़, जिनमें मैं कहूँगा अमन दयाल, अश्वनी, नितिन अवाना, अंकित, राज, ये सारे जो अपने अनिल भाई को मैंने जादूगर की उपाधि दी है, नईम भाई, फैज़, इतने सारे लोग मेरी ज़िंदगी में। लोग पूछते हैं कि तुम्हारी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, विकास भाई, क्रिसले, ये सब जितने, डॉक्टर शेट्टी मेरी ज़िंदगी में आए। इस इंसिडेंट ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। जो सुलझे हुए लोग हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में है और आने वाला वक्त जो है हम साथ में बिताने वाले हैं। और ये चैप्टर मैं आज ये क्लोज़ करना चाहता हूँ। कभी भी ज़िंदगी में इस चैप्टर पे मुड़कर नहीं देखना चाहता, लेकिन चूंकि आप मीडिया वाले हो, कभी भी कुछ भी सवाल पूछ लेते हो, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं।
सवाल आपके होंगे, जवाब तो मेरे हैं। तो हो सकता है जाने अनजाने मुझसे कुछ फ्लो में निकलता भी, तो उसको एक एप्रिशिएशन में पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए दुआएं करता हूं जिन्होंने मेरा अच्छा सोचा, बुरा सोचा, उससे मुझे मतलब नहीं है। उन्होंने मेरा सोचा, उस सोच की वजह से मैं शायद एक अच्छे मोड़ पर, शायद उनका ये तरीका हो मुझे सही ट्रैक पे लाने का, ये भी तो एक बात हो सकती है ना। हम सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं। मैं बहुत परे हो चुका हूँ इन चीज़ों से, कौन मेरा बुरा सोचता है, कौन मेरा अच्छा सोचता है, इन चीज़ों से मैं बहुत परे हूँ। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ शायद उनका, क्या पता उन्हें मोहब्बत हमसे आज भी हो, क्या पता वो लोग हमसे मोहब्बत करते की हैं, बात कर रहे हैं आप? तो मेरा बुरा सोचने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरा अच्छा सोचने की बात करते हैं। हो सकता है मोहब्बत करने का तरीका लोगों का कुछ अलग तरीके से होता है। जब मोहब्बत, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मोहब्बत की बात हो रही है तो एक हैशटैग बहुत उस टाइम पे वायरल हो रहा था, आखिरी इश्क। शायद अभी भी आपने पोस्ट किया था कुछ स्टोरी पर। ये आखिरी इश्क मेरा मेरा जो हैशटैग है, हैशटैग मी बलराज और हैशटैग ठीक हो, ये मेरे दो हैशटैग है जो मैंने खुद। आखिरी इश्क भी है। आखिरी इश्क जो है उसका कोई हैशटैग का मीनिंग मैं समझता हूँ, जब कभी कहानी पूरी होगी, जिंदगी पूरी होगी, तो सवाल करेंगे, तब इस पे बात करेंगे। आखिरी इश्क तो अधूरे ही रह जाता है मेरे ख्याल से, मतलब मुझे ऐसा लगता है सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं है, वो होती है तो फिर वो रहती है और वो रहेगी, और वो रहती है, रहेगी, आगे चलेगी। ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, दस्तूर बदलते चले जाएंगे, ज़िंदगी में इंसानों की शक्लें चेंज हो जाएंगी, लेकिन मोहब्बत नहीं बदलती, मोहब्बत वही रहती है। कुछ रिश्ते बड़े रूहानी होते हैं जो अपनेपन का शोर नहीं मचाते, वो सिर्फ अपने होते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। रिश्ते बहुत रूहानी, जो आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, वो उन्हें दिखावों की ज़रूरत नहीं होती, बस वो जुड़े होते हैं। इश्क, प्यार, आखिरी इश्क वो है जो आपके कानों के पास से हवा गुजरती है और वो एहसास दिला के जाती है कि आज महसूस हो रही है हवा में उसकी खुशबू, लगता है मेरी याद में वो भी सांसें ले रही है। इश्क रूहानियत होता है, इश्क में वो बात है। इश्क लोगों को ज़िंदा रखता है, इश्क लोगों को जवान रखता है, इश्क लोगों को एनर्जेटिक रखता है। इश्क में वो बात है, इश्क अलग चीज़ है। आखिरी इश्क बहुत सोच समझ के रखा गया था ये हैशटैग, शायद इसको रन करेंगे आगे और इसको मुकाम पे पहुंचाएंगे। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू का रुख बदलना चाहती हूँ। अभी तक समझ नहीं आया कि क्या इल्ज़ामों के तहत आपको अरेस्ट किया गया था। ऑब्वियसली बात है, आपने बहुत ही एक टफ टाइम अंदर किसी के लिए भी मतलब ये समय नहीं आना चाहिए। जो आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या धाराएं हैं, वो आप अपनी सोर्स से, अपने वकील, मेरे वकील से बात करके, या फिर आप कभी भी किसी, अगर आपके थानों में, पुलिस स्टेशनों में या कोर्ट में आपकी अप्रोच हो, तो आप वहाँ से रिपोर्ट्स निकलवा सकते हैं। सब कुछ तो ऑनलाइन मिलता है, केस नंबर वगैरह सब निकलवा सकते हैं। लेकिन मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा इस केस के बारे में, क्योंकि मेरे वकील ने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया है कि मैं उस टॉपिक पर बात ना करूँ। अगर आपके कोई भी सवाल है, आप मेरे वकील से बात कर सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे मेरे भारत के न्याय व्यवस्था, कानून पर, और मेरे सारे जितने भी इस केस में जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, जितनी भी चीज़ें, बहुत ज़्यादा यकीन है। क्योंकि एविडेंस बनाए नहीं जाते, एविडेंस होते हैं, सच्चाई दिखती है, सच्चाई बनती नहीं है, सच्चाई सिर्फ आगे बढ़ती है, सच्चाई जीतती है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन सच्चाई पता चल ही जाती है। बस थोड़ा सा वक्त लगता है। सच्चाई पता चली, मैं आपके सामने, आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से इतनी जल्दी बाहर आया और अपने आप को स्टेबल किया। पिछले कई दिनों से मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के सामने ना जाऊं, मैं नहीं भी आया, मैंने मेहनत की। लोग सोच रहे ख़त्म हो गया, मैं सोचता हूँ ख़त्म हो गया, मैं हंसता हूँ। मैं एवरीडे जाके बॉलिंग खेलता हूँ, जो मेरे शौक है। मैं हर उस जगह पर जाता हूँ जहाँ मैं पहले भी जाता था। मेरे आज भी वही दोस्त हैं, 0.001% में मेरे दोस्त सर्कल नहीं बदला। मैं उनके साथ घूमता, बल्कि बढ़ गया। मैं उन लोगों के साथ भी घूमने लगा हूँ जो लोगों ने मेरे खिलाफ स्टोरी भी डाली थी, बेचारों को उनको नहीं पता था, या जो भी चीज़ें थी उनको बाद में धीरे धीरे देखो सच्चाई नहीं छुपती है। मैं ये कहता हूं कि शायद ये उनका प्यार करने का तरीका हो, हमें सुधारने का, हमें आगे बढ़ाने का, हमें अच्छा मुकाम हासिल करने का। शायद मैं शराब कभी नहीं छोड़ पाता। मैंने मेरे जीवन काल में शराब ना पीने की कसम खाई है। मैं आज इंटरव्यू के माध्यम से भी बोलता हूँ कि अगर मैंने मेरे जीवन में एक बूंद शराब भी पी तो मैंने मेरे पिताजी का खून पिया। ऐसी मेरी कसम है, ऐसी मेरी कसम है। मैं मेरे जीवन काल तक वो शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा जिस शराब की वजह से लोग समझते हैं कि मैंने ये किया है। ये मेरी सज़ा है, ये मेरा ईश्वर है जो मुझे ये डायरेक्शन देने के लिए उसने करेक्ट ऐसे टाइम पे मुझे निकाला है कि बलराज तू अभी रेडी नहीं है, बलराज तू अभी तैयार नहीं है। 81 डेज के बाद, 81 नाइट्स के बाद उसने बोला यू आर रेडी, तू जा बाहर, जी ले अपनी जिंदगी और बोल तुझे क्या चाहिए। और चारों तरफ से मुझे ईश्वर वो देने की कोशिश कर रहा है जो मेरे सपने थे। चारों तरफ से बोलता है, बोल तेरी रजा क्या है, तुझे चाहिए क्या, जो मांगता हूँ वो मिल जाता है। बड़ा खुश हूँ।
बहुत पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। उस समय के बलराज में आपने देखा होगा एक अलग से आया हुआ है, आज के बलराज में पॉजिटिविटी है, सिर्फ पॉजिटिविटी। जो नेगेटिव लोग हैं मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, तेरी नेगेटिविटी तो अपने पास रख, अगर तू पॉजिटिव बात कर सकता है, अच्छी बातें कर सकता है तो मेरे साथ बैठ, मेरे साथ कॉफी पी, मेरे साथ इंटरव्यू कर। और मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं रात दिन बस मेहनत पे लगा, मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि आने वाला समय बोले कि बलराज तेरी रजा क्या है, बोलना तुझे क्या चाहिए। मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की दुआ और ब्लेसिंग चाहिए, मिल तो अपने आप जाएगा सब कुछ, मुझे विश्वास है मेरी मेहनत पे। लेकिन जब ज़ोया से मेरी मुलाकात हुई, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि क्या बलराज वाकई स्पिरिचुअल है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी स्पिरिचुअल वो नहीं है, ये दिखावा है, ढोंग है। उन्होंने तो ये तक कहा कि आप राक्षस हैं। उन्होंने हमें फ़ोटोज़ दिखाए जहाँ पर उनका ये क्लेम है कि आपने उन पर हाथ उठाया है, फिज़िकल वायलेंस हुई है, धोखा हुआ है। ये तक कहा कि आपने शादी के लिए उनको ये भी कहा था कि मैं अपना धर्म परिवर्तन भी करने को तैयार हूँ। तो ज़ोया के ये तमाम जो इल्ज़ामात है आप पर, उस पर लेकर क्या कहेंगे? मैं इस सवाल पे किसी प्रकार की भी कोई टिप्पणी, कोई जवाब देना नहीं चाहूँगा। मेरा इस सवाल पे सिर्फ यही जवाब है कि मेरे वकील से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं कभी भी ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ जिससे फ्यूचर में किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव आए। मैं इस सवाल पे किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाहता। बस हाँ, लेकिन एक सवाल का मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। मैं इनके ये मेरा इस सवाल का जवाब यहीं पे कंप्लीट होता है, इसी जगह पे, और ये कंप्लीट जवाब है कि मैं इस टॉपिक पे ज़रा भी बात अपनी तरफ से करना ही नहीं चाहता। ये मेरा कंप्लीट जवाब है। और इसके बाद आपको इस सवाल की कोई भी जानकारी या कोई भी डिटेल्स या कोई भी जवाब चाहिए तो आप मेरे वकील शिवांग तिवारी मेरे वकील हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ये एंड हो जाता है। अब मैं सवाल बनाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा अलग से सवाल है, और प्लीज़ इस क्लिप को एडिट मत कीजिएगा। एज एन ब्रदर, एज एन ह्यूमन, एज एन जो भी चीज़ है आप, मतलब जो भी मानते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ कंटेंट नहीं होती। हर एक चीज़ ये नहीं है कि हमें एक चीज़ आपको ये ग्राफ नहीं दे सकती, आपको इसी ग्राफ से चलना पड़ेगा। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको एडिट मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, ये किसी की आने वाली पीढ़ी का सवाल है। तो ये यहीं पर स्टॉप होगा। सवाल जो आपको मैं उसके दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ। जैसे धर्म परिवर्तन करने वाले जो नियत रखते हैं लोग, मैं इनका छोड़ रहा हूँ, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन इश्क में शर्तें नहीं होती, पहली बात। और जो पहले ही ये सोचता है कि जिनकी शर्तों में ही धर्म चेंज करने की बात है, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो उन्हें धर्म परिवर्तन के बारे में बात भी ना करें, क्योंकि किसी का धर्म बदलवाना या किसी को चीज़ें करना ये इश्क के खिलाफ है, ये गाइडलाइंस में आता है नहीं। इश्क एक अलग चीज़ है, वो मैं अपनी स्टोरीज अपनी वीडियोस में आपको समझाऊंगा, वो एक अलग सेशन है, मैं आपको बताऊंगा। और ज़ोया के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, मैंने आपको बता दिया है कि मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। मुझे इस टॉपिक पे कभी ज़िंदगी में भी, अपने जीवन में मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। अब अगर आपको बात करनी है तो आप मेरे वकील से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तानिया मित्तल को लेकर क्या कहेंगे? जब हमारी मुलाकात हुई थी, आपने चैट दिखाया था कि जाने से पहले कुछ आपने उनको कहा था कि बकलावा तुम पर शायद भारी पड़ेगा। हाँ, एंड उन्होंने कुछ सॉरी वॉरी भी कहा था, कुछ कुछ गिले शिकले शायद रह गए थे आप दोनों के दरमियान। तो वो चैट मैंने जब मेरी मुलाकात हुई तानिया, तो मैंने उनको दिखाया। आपके पास थी चैट वो? नहीं, इंटरव्यू चैट मेरे पास कैसे होगी? नहीं, मतलब मेरे पास कैसे हो सकती है? इंटरव्यू पे था ना, ऑन रिकॉर्ड था। मैं आपको बताता हूं इसका। तो आगे मेरा सवाल सुन लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि चैट वैट अभी मैं इसका क्या प्रूफ दूँ, दिखा रहे तो दिखाने दो। बट उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बुरा लगा कि आप जेल गए, एंड वो जिसके जैसे कर्म वगैरह। हाँ, और उनका ये भी कहना था कि अगर आपने कुछ उनके बारे में कहा है तो ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। तो बलराज, क्या मजबूरी थी आपकी? चलिए उनकी भाषा में आंसर देते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, मेरा इतना फिक्र करती है, इतना ख्याल रखती है, इतनी अच्छी बातें करती हैं, इतने अच्छे से उन्होंने बताया समझाया कि बड़ा बुरा हुआ सुन के अच्छा लगा, नाम भी नहीं लेना चाहिए उसका, ये सब चीज़ें एंड ऑल। ठीक है, अच्छा है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है, आपको मिलना बाकी है, मिलेगा, सबको मिलता है। ईश्वर के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। मैं फिर से एक ही बात कहूँगा, बार बार मुझे हर इंटरव्यू में ये बातें दोहरानी अच्छी नहीं लगती, बस मैं इतना कहूँगा, उन्होंने ये बोला कि होंगी का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं लोग, और कमेंट में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने कहा दाल में कुछ काला है, ये सब का। तानिया मित्तल के बारे में मैंने उस समय में, मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलूँगा, तानिया मित्तल के बारे में मैंने जितने भी बातें बोली हैं, एक भी झूठ नहीं है, और मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने सच बोला था जो भी बोला था। और बाकी मैं सिर्फ उन्हें राय पहले भी दे चुका हूँ।
बहुत अच्छी हैं, टैलेंटेड हैं, और टैलेंटेड के मामले में उनको यूटिलाइज़ करना लोगों को अच्छे से आता ही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो बस इस टैलेंट को थोड़ा सा रुख देने की ज़रूरत है। दिखावा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो ही जाता है। तो एक ग्राफ पे एक समय रहते हुए उनको अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए और अपनी सादगी में थोड़ा बहुत उतरना चाहिए। जो अकेले बढ़ने की कोशिश कर रही हैं वो अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में, थोड़ा सा उनको ट्रैक चेंज करके असलियत में आना चाहिए, और लोग उनको फिर भी पसंद करेंगे। उनको ये डर है कि तब लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। ये एज एन फ्रेंड, एज एन जो भी वो लेना चाहें, जिस तरीके से भी लेना चाहें इस बात को, वो यही है कि आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, सही ट्रैक पे आना चाहिए, सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। और टैलेंटेड आप बहुत हैं, अपने टैलेंट को जिस तरीके से आप चल रही थी लेके उस तरीके से लेके चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन जब हमारे इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि अगर कभी अंदर जाके मुलाकात हो, बात हो, या बाहर आके बात अगर हो पाए ताने से, तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर होगी दोनों तरफ से। तो क्या अब आप वो भाव अभी भी रखते हैं दिल में? एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, शायद तानिया इससे पहले कंट्रोवर्शियल नहीं रही है, मैं भी नहीं रहा हूँ। हमारा ये कंटेंट ही नहीं है। हम ना मेहनत करने वाले परिंदे हैं। मैं मेहनत करने पे विश्वास करता हूँ, शायद वो भी करती हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि इस मुद्दे को मैं ख़त्म करना ही चाहता हूँ। मेरा ये मुद्दा उनसे कभी जीवन में ना तो बिल्कुल, देखिए नहीं, अगर वो मिलने की इच्छा रखती हैं तो मैं मिलना चाहूँगा, मैं मिलने की इच्छा रखता हूँ, वो मिलना चाहे, वो उनका स्वभाव है। वो इच्छा रखती हैं मिलने की, तो मैं बेझिझक, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं उनसे मिलने से कतरा हूँ। वो जब कहें, जहाँ कहें, अपन मिलने के लिए तैयार है। इस चीज़ के लिए मुझे कोई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती इसमें। ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर कोई मुझसे कह रहा है बलराज मुझे आपसे मिलना है, तो मैं बेझिझक बोलूँगा हाँ मैं मिलना चाहता, ठीक है मिल लेते हैं, कॉफ़ी पीना है पी लेते हैं, बात करनी कर लेते हैं, लड़ाई करनी है कर लेते हैं, झगड़ा करना है कर लेते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें हमेशा रखना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पहल तुम नहीं की, पहल आपने की। वो बहुत बाखूबी जानती थी कि टॉप 4 में आने का सबसे बड़ा कारण ही बलराज सिंह तानिया मित्तल का, आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि जो तानिया मित्तल को हाइप मिली है, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है, जो बलराज सिंह, कौन सा ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बलराज सिंह तानिया मित्तल, उसको टॉप 4 टॉप 5 में आने का जो रीज़न है वो बलराज सिंह ही है। इसमें कहीं ना कहीं दो राय नहीं है, और बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग समझते भी हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो भी मानती हैं। और मैं ये चीज़ भी कहूँगा कि अगर वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एज एन फ्रेंड वो मेरे साथ दोस्ती रखना चाहें, तो दोस्ती सिर्फ शर्त नहीं होती, दोस्ती में एक सजेशन होता है। तो फिर मैं गैप नहीं रखूँगा, दोस्ती रखूँगा। सच्चाई को एक्सेप्ट करें और मतलब सादगी पसंद बने, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करें। आजकल देख रहे हैं उनके चप्पल पहनाने वाले भी, नीता अंबानी जी को चप्पल पहनाने के लिए लोग नहीं आते हैं, उनको चप्पल नहीं छूते, क्योंकि एक धर्म, एक डिग्निटी जो धर्म की स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, जो धर्म स्पिरिचुअल जुड़ा होता है वो कभी भी लोगों को सैलरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इतना डोमिनेट नहीं करता कि लड़के जाके उनके चप्पलों को उठा के पहनाए। ये हमारे धर्म की संस्कृति में आता है। लड़की, मैं ये कहता हूँ, हम अपनी वाइफ के पैर दबाएं, उनके सेवा करें, हर एक चीज़ करें, ये हमारा धर्म सिखाता है, हमें करनी चाहिए, सब चीज़ करनी चाहिए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड, ऑन पब्लिकली आप किसी इंसान से, लड़के से जो अपने घर को चलाता है, जो अपने घर की सेवा करता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां चप्पल उठवा के अपने पैरों में पहनवाते हुए कुछ करते, तो ये टोटली ऑन द कैमरा, ये मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ये मेंटेन करना हो, शायद उनके लिए ये ज़रूरी हो। लेकिन मेरे नज़रिए से, मेरी खूबसूरती से देख के ये बोल सकता हूँ, लड़कों को हमेशा 1 नंबर ऊपर रहना चाहिए, लड़कियों को 1 नंबर नीचे रहना चाहिए उन चीज़ों में जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। उन चीज़ों में नहीं कि हमें उड़ान भरनी है, फ्लाई करना है, हमें अपना पूरा आसमान अपना करना, उनमें बहुत ऊपर जाएं लड़कियां, बहुत तरक्की पाएं। लेकिन जब धर्म की, जब अपनी जिम्मेदारियों की, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की जब बात आती है, तो यहाँ पे लड़की को कमज़ोर बनाया गया है। ईश्वर की प्रकृति है ये, हल्का सा कमज़ोर, उससे मजबूत कोई नहीं है, स्त्री से मजबूत कोई नहीं। मेरे पॉइंट को शायद वही लोग समझ पाएंगे जो समझने की डिग्निटी रखते हैं, जो समझ रखते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक पॉइंट उनको इसलिए होना चाहिए कि वो अपने व्यक्ति की, लड़कों की इज्जत कर सके, वो ये दिखा सके कि पब्लिकली वो इतना भी किसी को ना झुकाए इंसान कि वो, उसके घर वाले अगर उसको देखें तो ये कहने में भी कतरा है कि वो तो काम करता है, तो वो चप्पलें पहनाता है, वो चप्पलें ढोता है, और बहुत तरीके होते हैं काम करने के, क्योंकि वो हम खुद कर सकते हैं। एक्चुअली वो काम हम खुद कर सकते हैं। तो ये मेरी राय है, अगर ये चीज़ों में थोड़ी सी वो कम हुई तो मैं ज़रूर उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाऊंगा और खुद सामने से हाथ बढ़ाऊंगा। आखिर के 2 सवाल। ग्वालियर जाके उन्होंने पूरे अपने हाउस टूर दे दिया है, जो भी घर के अंदर वो क्लेम कर रही थी कि किचन में लिफ्ट है और इतना बड़ा वगैरह वगैरह है, तो वहाँ जाके उन्होंने पूरा एक इंटरव्यू में पूरा हाउस टूर दे दिया है, और हाँ, और बता दिया कि हाँ जो मैंने बोला था वो हवाबाजी नहीं थी, वाकई में उनका वो लाइफस्टाइल है। क्या कहेंगे?
यार मैंने वीडियो देखी नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो तो सच होगा। और फिर तो उनको, जैसे क्या होता है, एक मीडिया जब इनको तो बढ़िया बिग बॉस से निकले, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एक प्रोफेशनल टीम बुलानी चाहिए और अपने घर का पूरा वाइड एंगल फ्रेम देना चाहिए, वाइड एंगल, ऊपर से ड्रोन ले रहा है शॉट आपके महल का, फिर उसके बाद उस ड्रोन को आप ऐसे घुमा रहे हो, ये घूम के आ रहा है लिफ्ट में यूँ करके। यार मतलब बेवकूफ़ हैं लोग क्या, मतलब पागल वागल लोग हैं कुछ भी। बात मैं फिर से कहूँगा, बस यही चीज़ वो कम कर लें अपनी, जिस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बलराज सिंह झुकेगा भी, माफ़ी भी मांगेगा और हाथ बढ़ाएगा और कहेगा मैं आपका दोस्त हूँ, आपको खून चाहिए खून दूंगा, आपके कंधे से कंधा मिला के चलना है, किसी भी जगह खड़ा होना तो बलराज सिंह खड़ा होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें करोगे, ये फालतू की बातें, कि लिफ्ट लगी है, ये लगा, फ्रिज की तरह दरवाजा खोल दिया, लिफ्ट बना दिया उसको, मेरे को भी एक रिलाई थी, मैंने कहा ये का मतलब, मैं कहता हूँ आपका महल है ना भाई, एक वाइड एंगल शॉट ले लो ना पूरा, कि यार दिस इज तानिया मित्तल हाउस, 4-5 गाड़ियां खड़ी कर दी, किसी के फार्म हाउस, किसी की वीडियो कहीं जोड़ दी। टोटल बुलशिट। मैं इसको यही कहूंगा कि भैया आगे बढ़ो, मिच्योर हो जाओ, समय रहते सुधरो, अच्छा काम करो, अच्छे ट्रैक पे आओ, बस यही मेरी राय है। इससे ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे बात कर ही नहीं सकता और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टॉपिक है। मैं इसके बाद इन टॉपिकों पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मेरा फ्यूचर मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपसे ये गुजारिश है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप इसको रिलीज करें। आप भी वो एडिटिंग वाला करके कहीं जोया या जो भी आपने नाम लिया, मैं कहता हूँ वो बहुत आगे बढ़ें, ईश्वर उनको तरक्की दे, उनकी सेहत अच्छी रखे, उनके परिवार को खुश रखे और बहुत आगे बढ़ती रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको हर वो मुकाम मिले जो वो डिज़र्व करती हैं, जो वो मेहनत करती हैं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओके मैं सिंस क्लियर कर दूं, आपका भी जो इंटरव्यू था और जोया का भी जो इंटरव्यू था वो अनएडिटेड गया है, उसमें कुछ भी चीज़ काटपीट नहीं हुई है। तो वो जो आप बोल रहे हैं वो मुझे क्लियर करना मेरा बनता है कि कुछ भी एडिट नहीं हुआ था। ओके यही सब वजह से बलराज बिग बॉस 19 कहीं ना कहीं आपके हाथ से छूटा। उस टाइम पे बहुत हाइप थी एंड बहुत से लोग देखना भी चाहते थे, लेकिन चलो बीत गई सो बात गई। अभी द 50 के लिए आपका नाम आ रहा है, वो भी जियो कलर्स का ही शो है, तो बिग बॉस 19 नहीं तो द 50 ही सही। ठीक है, द 50 मैं फिर से कहता हूँ, आप अगर रियल हो और रियलिटी कोई जो रियलिटी जो वाले जो शोज होते हैं और आपको अप्रोच करते हैं या आपको लेना चाहते हैं या आप उसमें जाने की इच्छा रखते हो, तो आपको रियल रहने की ज़रूरत है। बाकी काम आप लोगों पे छोड़ दो, बाकी काम आप ईश्वर पे छोड़ दो। अगर मुझसे कुछ छिना है तो शायद उस वक्त मैं उसके लिए था ही नहीं, और अब जिसके लिए मैं बना हूँ तो बहुत सारी, बस लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं। हमारे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफ द कैमरा दिखाना भी चाहता हूँ। टीजर्स आ चुके हैं, ट्रेलर्स आ चुके हैं, प्रोजेक्ट ऑन द वे हैं और फटने वाले हैं। लास्ट दिसंबर हमने शूट किया था, उस चीज़ को मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए बड़े बड़े लेजेंडरी लोग हमारे शो में हैं, बड़े बड़े जितना आप सोच सकते हो, जिनकी फिल्में करोड़ों रुपए कमाती है, बस इतना सेंट देना चाहूँगा। बाकी ऑफ द कैमरा आपको दिखाऊंगा। बस जो चीज़ें आने वाली है, कमाल होने वाला है। बलराज सिंह 2026 में खुद से मोहब्बत करेगा, लोगों से करके देख लिया, लोगों से मोहब्बत करने में इतना कर सकता, तो सोचो बलराज सिंह जब खुद से मोहब्बत करेगा तो क्या कर गुजरेगा, और बिना नशे के करेगा। इतना नशा है ना काम का, सिर्फ काम, सिर्फ काम। और जितने भी इंटरव्यूज होंगे, अब हर एक इंटरव्यूज में जैकेटे, पैसा, यूं पैसा लेके आऊंगा, भी मैं कैसे ऐसे उड़ाऊंगा, यूं यूं करूंगा। मैं अपनी सादगी खो दूं, वैसा बलराज आपको चाहिए, ये बलराज जैसा था वैसा आपको चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आपकी मोहब्बत नहीं कम होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब आप मुझसे मोहब्बत करोगे, मुझसे मिलोगे, तब आप जानोगे कि मैं कौन हूँ, तब आप जानोगे। अच्छा कमेंट सेक्शन में मैंने कहीं पढ़ा कि बलराज को खतरों में जाना चाहिए, वो एक वैसा एक बॉडी है, बिल्डअप है वगैरह। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि द 50 या खतरों, क्योंकि दोनों ही सेम प्रोडक्शन है, सेम चैनल, तो आप क्या पसंद करोगे? खतरों ऑलरेडी बहुत खतरों का सामना करके आए हो, तो भाई रहने दो। मैं एक चीज़ बताऊं, खतरों के खिलाड़ी जो है, खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी सर का इतना अच्छा ये शो रन करता है। मैं फिर से कहूँगा, ये जो शोज़ हैं ये रियलिटी वाले हैं, ये मेहनत वाले हैं। शोज़ में जब अपना दमखम झोंकते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब अपना दमखम झोंकते हो तो लोगों को ऑर्गेनिकली देखो, मेरा एक ही जवाब रहता है, आपको जब तक ऑर्गेनिकली लोग पसंद नहीं करेंगे, आपकी बनाई हुई जनता कितना ही सपोर्ट कर लेगी। अब 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग, 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से 100 करोड़ लोग यूज़र्स हैं तकरीबन। तो मैं आपको बताऊं, 100 करोड़ या 80 करोड़, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है इधर उधर। मैं फिर भी एक बात कहूँ, क्योंकि लोग इस पर भी ट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं बोलना चाहता हूं कि जब तक आपको ऑर्गेनिकली लोग पसंद नहीं करेंगे, आप इंसान भी अच्छे नहीं हो सकते और आप काम करने वाले भी नहीं अच्छे हो सकते। मैं जेल से जो सीख कर आया हूं, इतनी सारी चीज़ें सीख कर आया हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने वेब सीरीज लिख रहा हूं, मैं
कई सारी फिल्मों के साथ कथावाचक हमारे राज सेंडलिया सर हैं। अब मैं उनसे मिलना जुलना मेरा चल रहा है। अभी देखो कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा, आना ही होगा, उसको आना ही होगा, क्योंकि मेरी मेहनत आप लोगों को अपना बनाएगी। और इस बार बलराज फिटनेस भी कर रहा है। जैसे ये गाल फूल गए थे ना, ऐसे हो गए थे, ये बाल वाले फिटनेस शुरू कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट मिलेगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरी भाषा में, मेरे नज़रिए में। मुझे सीखने में वक्त लगा, मुझे चीज़ें समझने में वक्त लगा, लेकिन ये ज़रूर है बलराज पहले भी प्योर था और अभी भी प्योर है। लेकिन पहले बलराज उलझा हुआ था, अब बलराज सुलझा हुआ है। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए गुड डे और अपना ख्याल रखो, खुश रहा करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट से ज़्यादा पहले अपने आप को आईने में देखो, खुद से मुलाकातें करो, खुद से बातें करो, तब समझ में आएगा। किसी को लिखने से पहले समझो कि लिख क्या रहे हो और किसके लिए लिख रहे हो। पूरे इंटरनेट पे आप सर्च कर लो इस चीज़ को छोड़ के कि बलराज ने कभी किसी को गलत बोला है क्या। बलराज एक दिन का बनाया हुआ नाम नहीं है, बलराज ने सालों मेहनत की और लगातार मेहनत की है, जिसका ग्राफ ये है, ये नहीं है। यूं नहीं गिर सकता बलराज। अगर बलराज ऐसे है तो थोड़ा यूं ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर यूं हो जाएंगे आप लोगों की मदद से, आप लोगों के प्यार से। आखिरी सवाल जाते जाते, जो दौर से आप गुजरे हैं उसमें अपनों की असलियत रंग बहुत सामने आते हैं, लेकिन मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी आपकी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला होगा। ऑनलाइन ट्रोलिंग तो एक तरफ, जो इल्ज़ामात लगे वगैरह वगैरह, एक बिंग अ वुमन उन पर क्या बीती होगी। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको, उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं फिर से एक बात कहता हूँ, क्या हुआ होगा हमारी ज़िंदगी में पीछे, क्या मेरा अतीत रहा होगा। खामोशी बलराज की एक बुक है, उसमें मैं सब लिख रहा हूँ, उनके सामने आएगी। प्रतिभा मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे इस जन्म में तो मुमकिन अब है नहीं भूलना, पहले भी नहीं था। और दूसरा ये कि जो भगवान ने, आप लोगों ने, आप लोगों की दुआओं ने अगर हमें दूसरा मौका ज़िंदगी जीने का दिया है, तो मैं बड़ी ईमानदारी से इसको जीना चाहता हूँ और उसके साथ जीना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा है जिसके आगे सब कुछ मैं निछावर कर सकता हूँ, सब कुछ फेंक सकता हूँ। और मुझे उनके लिए फिर से लेबर चौक पे जाना पड़ेगा, मैं फिर से जाऊँगा। मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं फिर से करूँगा। तो इस वजह से इस ट्रैक पे लाने के लिए, शराब छुड़वाने के लिए, जिन लोगों ने मेरे साथ, लोगों को लगता होगा मेरे साथ बुरा किया, मुझे नहीं लगता मेरे साथ बुरा किया किसी ने। मुझे शायद यही ईश्वर का तरीका था कि तू ऐसे इस रास्ते पे आ सकता है। और जाते जाते इतना कहूँगा, बलराज को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो बलराज के लेवल पे पहुंचे हुए हों। पैसे से नहीं, मेंटली, इमोशनली और मानसिक रूप से जो रोगी ना हो, वही समझ सकते हैं। बाकी ज़िंदगी की अधूरी किताब है अभी ये। मंजिलें मिलने पर, यानी मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफ़र ए दास्तां, क्या क्या गवाया हमने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। एक बार पहुँच जाए फिर सुनाएंगे ज़रा। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एंड आई रियली होप कि आपके अब कोई धड़कते भड़कते बड़े से किसी शो के लिए या किसी आपके प्रोजेक्ट के लिए मुलाकात हो। आप लोगों की ब्लेसिंग है, ज़रूर मुलाकात होगी। और बलराज मेहनत करने वाला परिंदा है, उड़ेगा और फिर उड़ान में दम इतना होगा कि आप लोगों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और बलराज ने पहले भी कहा है लोगों से, और आपसे भी कहता हूँ कि बलराज जैसे आपको पहले दिन मिला है, मुकाम चाहे जो भी हो, ईमानदारी से, अभी भी देख लीजिए मेरा फ़ोन भी होगा मेरे पास, तो किसी को कॉल वॉल नहीं बचता है। जब मैं ईमानदारी से वक्त देता हूँ तो ईमानदारी से देता हूँ। मैं मेरे काम से बड़ा ईमानदार और प्योर हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त निकाला। और आपकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, जो कैमरे के पीछे से, टेबल के पीछे से काम करते हैं, जो सच को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। हंगामा जो है वो एक सच को सामने लाने की कोशिश करता है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी वितर्क तर्क में हो, वो हमेशा आगे आता है और उन लोगों की कहानी आगे रखता है जो लोग डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच ज़ारा, और थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद, जो कैमरे के पीछे, एडिटिंग टेबल के पीछे मेहनत करते हैं। उनके लिए भी अप्रिशिएशन है मेरी तरफ से। और मेरे शब्दों में कोई अगर कमी हो या कुछ आगे पीछे मेरे भाव ऊपर नीचे हुए हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और अच्छी बातें दिल के संदूकों में रख लीजिएगा। वो गाना भी है ना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे, हाँ रखना वो चीज़ें, वो अच्छा गाना है, बस ख्याल रखना। समझ गए। हाँ, नहीं वही है, ज़रूरी नहीं हर बात तोल कर समझाई जाए, अल्फाज उलझ बिछाएं तो जज्बात समझे जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।